नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 8 समय के उपद्रवों से बचने के ज्ञान से बड़ी संसार में कोई शिक्षा नहीं। अब सवाल यह कि आप तो दूसरों को अपना बनाते हुए अपने विश्व में शामिल करने का डेटा डाल देते हैं और उधर मैं नटखट यह जानते हुए कि यह वास्तव में संभव नहीं, फिर भी आपके डाले गए डेटा को सहयोग कर उस व्यक्ति को आपके विश्व में प्रकट कर देता हूँ। फिर तो बढ़ते समय के साथ उस एक डेटा के सहारे आपके उससे संबंध मजबूत करता चला जाता हूँ। इतना ही नहीं, फिर तो धीरे धीरे कर आपसे उसके विश्व में दखल अंदाजी करवाना भी शुरू करवा देता हूँ। उधर दूसरा भी कुछ ऐसा ही प्रयास प्रारंभ कर देता है। यह देख उत्साहित हुआ मैं दोनों को एक दूसरे के प्रति अपेक्षाओं के धागों में पिरोना शुरू कर देता हूँ, और हद तो तब कर देता हूँ जब जिसे आपने अपने विश्व में जगह दी होती है उसके दुख, उसकी चिंता, उसका स्वास्थ्य, सबका असर आपके विश्व पर दिखना शुरू कर देता है। बस इसी से आपका विश्व तहस नहस हो जाता है। और मेरी इस बात का सबूत चाहते हो तो थोड़ा अपने ही अनुभव में झांक के देख लो। आपको तत्क्षण एहसास हो जाएगा कि जिसे आपने अपने विश्व में जगह दी है उसके दुख दर्द से मैं आपको कभी विचलित नहीं करता हूँ। आपकी परेशानी का सबब वही लोग हैं जिन्हें आपने अपने विश्व में जगह दी है। यह तो ठीक, चलो समझे कि हर मनुष्य का अपना विश्व है, अतः उनको अपने विश्व में समाने की कोशिश के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। लेकिन मेरे उपद्रवों की इंतहा तो यह कि जानकारियों और विचारों का डेटा डालने पर भी मैं ऐसे ही गंभीर परिणाम लेकर आता हूँ। कई लोग बैठे बिठाए ज़रूरत न होने पर भी हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियाँ क्यों होती हैं या किसे होती है के बाबत पढ़ते रहते हैं। वे समझते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरत रहे हैं, परंतु मेरे उपद्रवों की भाषा ही निराली है। आपकी बुद्धि और मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं, मेरी अपनी भाषा है और मैं उसी के अनुसार बरतता हूँ, और वह भी ऐसी कि आपके द्वारा जानकारियाँ एकत्रित करने को मैं आपकी चाह के तौर पर लेता हूँ। समझता हूँ कि कैंसर या अन्य बीमारियों को आप अपने विश्व में जगह देना चाहते हैं। बस मैं आप ही की बुद्धि के सहारे कैंसर की बीमारी फैलाने वाले कोशिकाओं को सक्रिय करने की कोशिश में लग जाता हूँ। यही कारण है कि प्रायः आप जिस वस्तु से बचने के प्रयास करते हैं मैं उसी वस्तु को आपके विश्व के निकट लाता चला जाता हूँ, क्योंकि आपकी बचने की कोशिश भी मेरे लिए तो एक डेटा ही है। मैंने कहा न कि आपकी हर एक्शन की मैं विपरीत दिशा में बराबरी पर प्रतिक्रिया देता हूँ। यही नहीं, बढ़ते समय के साथ उन प्रतिक्रियाओं की भी हजार प्रतिक्रियाएं देने से नहीं चूकता। यही मेरे भीतर डेटा डालने का नियम है, और इससे मैं कभी नहीं चूकता। और मुझे यह स्वीकारने में ज़रा भी हिचक नहीं कि मेरे इसी स्वभाव के कारण आपके ये हाल हैं, लेकिन उसमें मुझे दोष देना भी गलत है। यह मेरा स्वभाव है और आपको इसे पहचानकर ही एक्शन करनी चाहिए। यदि पोटेशियम साइनाइड जहर है तो है, आपको न सिर्फ उसे पहचानना होता है कि यह जहर है, बल्कि फिर उसे खाने से बचना भी होता है। ठीक वैसे ही आपको यह भी समझना होगा कि मेरी तमाम रिएक्शंस उल्टी दिशा में आती है और मैं ही आपके जीवन को नियंत्रित किए हुए हूँ। अतः आपको कुछ भी कर उन रिएक्शनों की पहचानना भी रहा और उनसे बचना भी रहा। 100 बातों की एक बात यह मेरी कार्य प्रणाली को पहचाने बिना समझे, और जब तक अत्यावश्यक न हो मेरे भीतर कोई डेटा डाले ही मत। मेरे उपद्रव को पहचाने, मेरी विपरीत दिशा में की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को जाने, समय के साथ प्रतिक्रियाओं के होने वाले विस्तार को समझे और प्रतिक्रियाओं को जाने, और यह सब ध्यान में रखते हुए कम से कम आज के बाद कोई भी डेटा अकारण अपने मन रूपी कंप्यूटर में मत डाले। अपनी हार्ड डिस्क को कैपेसिटी से काफ़ी कम भरें ताकि मेरी तेज़ गति आपके विश्व में बनी रहे।
क्योंकि मेरी तेज गति ही आपके विश्व को फला फूला सकती है। दरअसल आपका विश्व मेरे लिए एक एक्सप्रेस हाईवे है। वहाँ पर गति धीमी हुई नहीं कि एक्सीडेंट हुए नहीं। अतः यह अच्छे से समझ ले कि आपके जीवन में रोज़ रोज़ जो हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं वे सिर्फ मेरी गति मंद पड़ने के कारण हो रहे हैं। और मेरी गति मंद हो रही है हार्ड डिस्क में ओवर कैपेसिटी डेटा भर देने के कारण, और उस पर मैं अपने उपद्रवों से उन डाले गए डेटा को 1000 गुना कर रहा हूँ। सो अलग। अतः उम्मीद है कि अब तक आप अपने विश्व का जो हाल है तथा उस हेतु मेरे द्वारा समझाए गए अब तक के सारे कारणों और नियमों को भली भांति समझ गए होंगे। अपना विश्व बचाने के उपाय। मेरे स्वभाव तथा मेरी उल्टी सीधी कार्यप्रणाली बाबत इतनी विस्तृत विचारणा के उपरांत निश्चित ही आप कहेंगे कि अब तो हम अपने विश्व का हाल भी समझ गए और वह हाल क्यों है यह भी समझ गए, पर अब उसे सुधारना हो तो क्या? तो इस अध्याय में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ, परंतु यहाँ भी आपको मेरी उलट प्रतिक्रियाएं तो समझनी ही रही। आप सोचते हैं कि आपकी समस्या, आपकी आदतें, आपके चिंता करने का स्वभाव, फला आदमी की तबीयत या जीवन में से विश्वास का लुप्त होना है ना? नहीं, यह सब आपकी समस्याएं कतई नहीं हैं, परंतु चूंकि आप समस्या गलत समझ रहे हैं इसलिए आप उपाय भी गलत आजमाते रहे हैं, और यही कारण है कि आपके जीवन की समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यह नहीं समझ रहे हैं कि आपका जीवन भी सिर्फ मैं यानी आपका मन हूँ, तथा जीवन की समस्या भी मैं ही हूँ, और आप जीते भी सिर्फ मेरे लिए हैं। चौंकिए मत। आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मन में अच्छे बुरे सकारात्मक भावों का अनुभव करें, लेकिन उस हेतु आप बाहर भागा दौड़ी मचाते हैं। आप समझते हैं कि ये अच्छे भाव बाहर कुछ पाने से उपलब्ध हो जाएंगे। यही नहीं, आप अपने तमाम नकारात्मक भावों हेतु भी बाहरी गड़बड़ों को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि बाहरी परिस्थितियों का आपके विश्व पर यानी आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विपरीत स्थिति में मस्त रहने वाले लोग भी संसार में हैं, तथा सब कुछ ठीक होने के बाद भी मनहूसियत में जीने वाले लोग तो संसार में भरे पड़े हैं। अतः आपकी यह सोच ही आपका साइकोलॉजिकल अज्ञान है कि रिश्तों, स्वास्थ्य या कोई फाइनेंशियल कंडीशंस की ऊंच नीच आपके जीवन की समस्या है। दरअसल मनुष्य की दिक्कत यह है कि वह सत्य उसकी आंखों के सामने होते हुए भी वह देख नहीं पाता है। आप अपने ही जीवन पर गौर क्यों नहीं कर लेते? आपके पास आज घर, गाड़ी सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं, और वही आप बचपन में कुछ न होते हुए भी 2-4 टूटे फूटे खिलौनों से कितना मस्त थे। क्यों? क्योंकि बाहरी परिस्थितियों का वास्तव में आपके भीतर के भावों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आपके तमाम भीतरी भावों जिनकी खातिर व जिनमें आप जी रहे हैं वे सब मेरी गति के परिणाम हैं। क्योंकि आपके जीवन में आज मेरी गति धीमी है, इसलिए हर बाहरी परिस्थिति आपको परेशान कर रही है। बचपन में चूँकि आपके भीतर मेरी गति तेज़ थी, इसलिए आप हर हाल में प्रसन्न थे। सो मेहरबानी कर मैंने जो आपसे कहा वह सत्य आप समझ ही लो। बाहर के पूरे दृश्यमान जगत का आपके भीतर कोई असर नहीं हो रहा है। आप पर सारा असर सिर्फ मेरी गति का हो रहा है। चलो, यह समझ गए हो तो यह भी समझ ही लो कि मेरी गति गलत डेटा डालने व अत्यधिक डेटा डालने के कारण धीमी हुई है, और सिर्फ एक उसी कारण आप बाहर कुछ भी होने के बावजूद भीतर नकारात्मक भावों में जीने पर मजबूर हैं, और यही आपके जीवन की एकमात्र समस्या है। आप डेटा डाल कर अपने मन की हार्ड डिस्क को इतना भारी कर रहे हैं कि उसमें अब कोई गति ही नहीं बची हुई है। चलो, इस पर एक बड़ा ही खूबसूरत किस्सा आपको सुनाता हूँ। आप खुद देख लीजिए कि बुद्धि के किए प्रयास कहाँ तक सफल होते हैं। एक व्यक्ति था, वह नियमित शराब पिया करता था और यही उसका एकमात्र शौक था।
वैसे वह पिता अपने दायरे में ही था। शराब पीने के बाद कभी बहका हो ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं था, परंतु फिर भी उसकी पत्नी को उसका यह शराब पीना रास नहीं आ रहा था। वह कुछ भी कर उसकी यह लत छुड़वाना चाहती थी। उसने कई बार समझाने के प्रयास भी किए, शराब से होने वाली बीमारियां भी बताईं, परंतु वह अपने पति की शराब नहीं छुड़वा पाई। एक दिन किसी ने उसे अपने पति को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी। बात उसे भी जच गई, लेकिन उसके पति को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर था। सीधे सीधे कहने पर तो उनके चलने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन पत्नी भी कम चतुर न थी। उसने साइकियाट्रिस्ट से सारी सेटिंग कर ली। पत्नी ने उस साइकियाट्रिस्ट को अपने पति की आदत और उनको लाने का मकसद दोनों के बाबत बड़े विस्तार से पहले ही समझा दिया, और उसे यह भी समझा दिया कि वह अपने पति को स्वयं को दिखाने का बहाना कर यहाँ लाएगी। आगे बात कैसे छेड़ना और उनकी शराब कैसे छुड़वाना यह तुम जानो। ठीक है। साइकियाट्रिस्ट ने यह चैलेंज कबूल किया। योजना अनुसार पत्नी अपने पति को उसके यहाँ ले गई। कुछ देर तो पत्नी की बीमारी बाबत चर्चा का नाटक चलता रहा। फिर अचानक उस साइकियाट्रिस्ट ने शराब की चर्चा छेड़ दी, और चर्चा छेड़ी भी ऐसी कि बड़े से बड़े शराबी को भी शराब छोड़ने की इच्छा जागृत हो जाए। परंतु यह आदमी बड़ा पक्का था। उसकी इच्छा कुछ कमज़ोर अवश्य हुई थी, परंतु छोड़ने की कोई बात ही नहीं। उधर साइकियाट्रिस्ट भी कोई कम पक्का नहीं था। उसने चर्चा का विस्तार और बढ़ाते हुए आखिर कुछ भी कर उसे शराब छोड़ने पर राजी कर ही लिया। उधर पत्नी भी कम पक्की नहीं थी। उसने हाथों हाथ अपने पति से शराब छोड़ने का पक्का वचन भी ले लिया। बेचारा प्रभाव में आ ही चुका था। उसने वचन भी दे डाला। बस वहाँ से पत्नी घर चली गई और वह आदमी सीधा अपनी दुकान पहुँच गया। यहाँ तक तो सब ठीक, पर रात घर लौटते वक्त वह दुविधा में फंस गया। रोज का नियम था, रास्ते में ही पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट के 2 पैक लगाकर ही वह घर जाता था। रास्ते में ही पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में 2 पैक लगाकर ही वह घर जाता था। अब वचन तो सुबह प्रभाव में आकर दे दिया था, परंतु बुद्धि का दिया वचन मुझे थोड़े ही प्रभावित कर सकता है। बस उसको दुकान से निकलते ही शराब की तलब पकड़ ली, पर वह सुबह दिया वचन आड़े आ रहा था। बड़ा दुखी भी हुआ कि मैं कहाँ साइकियाट्रिस्ट और पत्नी के चक्कर में फंस गया। हालांकि उसने मन कड़ा किया, अभी सुबह ही तो वचन दिया है, कहीं ऐसे ही थोड़े तोड़ा जाता है। आखिर संकल्प शक्ति नाम की भी कोई तो चीज़ होती है। बस यह सब सोचकर अपना मन मजबूत करते हुए वह चुपचाप घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट आया कि मन में फिर कमजोरी पकड़ ली। लेकिन नहीं मतलब नहीं। बस किसी तरह मन को बुद्धि के बीच हिचकोले खाने के बावजूद उसने बगैर रेस्टोरेंट में घुसे घर का रास्ता पकड़े ही रखा। लेकिन 10-20 कदम चलते ही फिर रुका, और फिर जाने क्या सोचकर अपनी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह, तूने रेस्टोरेंट के सामने से निकला भी, लेकिन वचन की खातिर बगैर शराब पिए उसके सामने से गुजर गया। चल, तेरी इस कटिबद्धता की खुशी में तुझे 2 पैक पिलाता हूँ। और आखिर उस दिन भी वह 2 पैक पीकर ही घर गया। कहने का तात्पर्य, बुद्धि के सोचने, समझने या तय करने का मेरे मन स्वरूपी कंप्यूटर पर कोई असर नहीं होने वाला। चलेगी तो मेरी ही। यह सब तो समझ गए, लेकिन फिर आपसे छुटकारा क्या महाराज? हाँ, बस अब वही बताता हूँ। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना कि मुझसे मुक्ति सिर्फ मैं ही दिलवा सकता हूँ, और वह भी नियमों के तहत ही। मेरी कार्य प्रणाली फिक्स्ड है, वह कभी नहीं बदलने वाली। आप बाहर से चाहे जितने उपाय कर ले,
कुछ काम नहीं आने वाले हैं। समस्या आपको मेरे मनस्वरूपी कंप्यूटर के स्वरूप से है, तो उपाय भी आपको उसकी कार्यप्रणाली के नियमों को समझकर उसके साथ ही आजमाने होंगे। यही आपकी समझदारी भी है और यही आपका कर्तव्य भी, और स्पष्ट कहूँ तो यह आपकी मजबूरी भी है। सो उपाय के तौर पर पहला कदम तो एकदम स्पष्ट है कि अपने मन में डेटा बड़े ही सोच समझकर डालें। मेरे मन रूपी स्वरूप से उसकी भाषा समझे बगैर बातचीत करें ही मत। वैसे आपकी दिक्कत यह है कि शुरुआती डेटा तो आपके परिवार वाले तथा स्कूल वगैरह में टीचर और मित्र डाल देते हैं, और इतनी छोटी उम्र में आप अपने को उन डाले गए डेटा से बचा भी कैसे सकते हैं। सो वह उलझन तो है ही, परंतु यहाँ भी दो तरीके के बच्चे होते ही हैं, एक आज्ञाकारी यानी अच्छे और दूसरे दृढ़ व्यक्तित्व वाले। निश्चित ही आज्ञाकारी के कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा ठूंस दिए जाते हैं, और जबकि अपनी तरंग में जी रहा बच्चा ज़्यादा किसी की सुनता नहीं, अतः बहुत कम डेटा उसके भीतर जाते हैं, यानी ऐसा बच्चा काफ़ी हद तक बच जाता है। वैसे आपको भी इन बातों का कुछ अनुभव होगा ही। आपने गौर भी किया होगा कि अक्सर आज्ञाकारी बच्चा परिवार वालों को बड़ा प्रिय होता है, उसकी तारीफ़ें भी खूब होती हैं और उससे उम्मीदें भी बड़ी बांधी जाती हैं, जबकि मस्ती में जीने वाले बच्चे की सब एक दूसरे से शिकायत करते फिरते हैं। उसका भविष्य ही सबको अंधकारमय नज़र आने लगता है, परंतु बड़े होते होते सब उल्टा हो जाता है। वह आज्ञाकारी बच्चा जीवन की दौड़ में कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता, जबकि दूसरा जिसके भविष्य को लेकर सब चिंतित रहते थे, वह न सिर्फ सफलता के शिखर छू लेता है बल्कि अच्छे से पूरे परिवार को पालने वाला भी सिद्ध होता है। फिर सब कहते हैं कि कमाल हो गया, बचपन में कैसा था और बड़ा होते ही कितना बदल गया। उसे तो बदलना ही था, उसे सफलता के शिखर छूने ही थे। उसके कंप्यूटर ने आपके डेटा भीतर स्वीकार जो नहीं किए थे, यानी आप बेकार के कारण खोजने की बजाय यह नियम अच्छे से समझ ले कि अनावश्यक डेटा से भरी हार्ड डिस्क ही आपके जीवन को निखारने में बाधा है, क्योंकि वह आपके जीवन में मेरी गति मंद कर देती है। सो ये सारी बातें आप भी समझ लेना, और यदि आप माँ बाप बन चुके हैं तो कृपा कर अपने बच्चों या किसी के भी बच्चों के कंप्यूटर में डेटा डालने से पूर्व ज़रा सोच भी लेना। समझ न हो तो डेटा डालना ही मत। कोई बच्चों से आपकी दुश्मनी तो है नहीं। सो अब चर्चा आगे की करी जाए। आगे की बात दो स्तर पर है। एक तो मनुष्य को स्वयं को अपने कंप्यूटर में व्यर्थ के डेटा डालते रहने की आदत से बचना है, और दूसरा उसे बाहर से डेटा डालने वालों से बचते रहना भी सीखना है। बाहर तो डेटा डालने वालों की न सिर्फ भीड़ लगी पड़ी है, बल्कि डेटा डालने वालों की दुकानें भी अच्छे से सजी पड़ी हैं, परंतु आपको उन सब से चेतना होगा। और अगर आपको डेटा कैसे डालना उस बाबत चर्चा करूं तो सर्वप्रथम तो जीवन में अत्यावश्यक न हो या जब तक सर पर ही न आ जाए कोई चीज़ जानने या समझने की कोशिश ही मत करें। दूसरा, हो सके वहाँ तक आपका पूरा जानना व समझना आपकी अपनी रुचि के क्षेत्र तक ही सीमित रखें। जैसे आपको संगीत में रुचि हो तो संगीत के नियम में जानने या समझने में कोई कसर मत रख छोड़ें। इससे न सिर्फ आप उस क्षेत्र में प्रगति करते चले जाएंगे, बल्कि आपके भीतर ज़्यादा डेटा भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि जो विषय आपको रुचिकर लगता है, जो पढ़ते या सीखते वक्त आपको मज़ा देता है, उससे बहुत डेटा एंटर नहीं हो पाते हैं। फिर वह विषय एक हो या 100 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग जीवन के अनेक रंगों में माहिर होते ही हैं। सो अभी तो समझे या कि रुचि के विषयों से संबंधित डेटा डालने से उस विषय में आपका हाथों हाथ रूपांतरण होता चला जाता है। अब आप कहेंगे कि यह रूपांतरण नया ही शब्द ले आए महाराज, यह होता क्या है?
जो डेटा डालने के बावजूद उसके दुष्परिणाम हमें नहीं भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, पहले यह रूपांतरण शब्द ही समझ लेते हैं। तो यह बताओ कि डेटा भीतर जाते किन चीज़ों के हैं। जवाब सीधा और साफ है कि जो अस्तित्व में नहीं है। समझो, आपको संगीत सीखना है और मान लो कि संगीत में आपकी रुचि व प्रतिभा दोनों हैं, तो फिर क्या होगा? निश्चित ही आप सीखते चले जाएंगे, और जब संगीत सीखते ही चले जाएंगे तो उसके डेटा भीतर बनेंगे ही कैसे? हाँ, फिर आपके बड़े अवार्ड्स पाने के ये महान संगीतज्ञ बनने के डेटा भीतर डाल सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो फिर उपद्रव अवश्य खड़े होंगे। कहने का तात्पर्य, जो चीज़ हाथों हाथ सलट जाती हो उसके डेटा उत्पन्न नहीं होते, अर्थात जो बात सीखने, जानने या करने के साथ ही समाप्त हो जाती है उसे रूपांतरण कहते हैं। ठीक वैसे ही जो कार्य करने के साथ ही सलट जाता है उसे भी रूपांतरण की श्रेणी में ही रखा जाता है। यदि इस रूपांतरण को और सरल भाषा में समझाऊं तो मानो आपने अपने भीतर टेनिस खेलने की इच्छा का डेटा डाला और रिएक्शन में टेनिस खेल भी लिया, तो बताओ आपके भीतर क्या डेटा डालेंगे जो मैं उसकी रिएक्शन दे पाऊँ? हाँ, फिर आप हार जीत वगैरह के बारे में सोचकर व्यर्थ के डेटा अपने भीतर डालकर अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वैसे ही आपको कोई ज़मीन जची और तत्काल आपने सौदा भी कर लिया, इतना ही नहीं हाथों हाथ पेमेंट कर रजिस्ट्री भी करवा ली, तो बताओ क्या डेटा भीतर जाएगा? लेकिन ज़मीन जचने के बावजूद सौदा ही नहीं कर पाए या पास में पैसा नहीं है तो क्या होगा? निश्चित ही हजारों तरीके के डाटा भीतर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य, मेरे उपद्रवों से बचना चाहते हो तो यदि एक बार कोई कार्य प्रारंभ करो तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेने की आदत भी डाल लो। किसी कारण से अंजाम तक पहुंचाने में कोई व्यवधान दिखाई देता है तो कार्य प्रारंभ ही मत करें, वरना प्रोसेस में उत्पन्न हुए डेटाओं के कारण बुरी तरह फंस जाएंगे। चलो, अब आप यह रूपांतरण वाली बात तो समझ गए होंगे। अब मैं आपको इन व्यर्थ के डेटाओं से बचने का दूसरा उपाय बताता हूँ, और वह यह कि कोई भी चीज़ जानते या समझते वक्त ध्यान सिर्फ सार पर बनाए रखें। मानो आप कोई महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहे हैं तो आप उनकी जन्म तारीख, जन्म स्थान या रिश्तेदारों के नाम या अन्य ऐसी चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि उससे आपके विश्व का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी शिक्षा प्रणाली की यही खामी है, वे इन्हीं सब बातों को ज़्यादा महत्व देती हैं। अब बुद्धिमान मनुष्य को तो तुरंत पता चल जाता है कि इन बातों को याद रखने या ध्यान देने पर उसके भीतर के समय की गति तत्क्षण मंद पड़ जाती है। वैसे तो सबको इसका अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने या याद रखने में बोर्डम का अनुभव सबको होता है, और यह बोर्डम सिवाय आपके भीतर के समय की गति धीमी पड़ जाने की खबर के अलावा क्या है। लेकिन डिग्री की लालच में या नाम धाम के चक्कर में या फिर मजबूरी में आम आदमी ऐसी बोर्डम वाली शिक्षा भी सहता चला जाता है, परंतु बुद्धिमान यह बोर्डम सहन नहीं कर पाता। और आपने भी गौर किया होगा कि अक्सर ऐसा बुद्धिमान परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। परिवार वाले और टीचर इससे अचंभित रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह इतना शार्प होकर भी अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पा रहा है, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में वे समझदारी पूर्वक अपने कंप्यूटर में जबरन के डेटा डालने से बच रहा है, और फिर आगे चलकर जीवन में इसके सुखद परिणाम भी आते हैं। स्कूल तक तो समझे, परंतु फिर वास्तविक जीवन की दौड़ में वह बहुत आगे निकल जाता है। आपने भी गौर किया होगा कि स्कूल के लास्ट बेंचर वास्तविक जीवन में प्रायः फर्स्ट बेंचर सिद्ध होते हैं, और स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने वाले सिर्फ नौकरी ढूंढते रह जाते हैं। डेटा डालने के ऐसे तो आदी हो जाते हैं कि अपनी धीमी परिसमय की गति के कारण उनसे आगे जीवन में कुछ परिणामकारी होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि आप किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं
तो उसके व्यक्तित्व की खूबियों और उसके द्वारा किए गए कार्यों के सार पर ही ध्यान देना। मैं तो कहता हूँ इतना भी क्यों करना, उनमें जो अच्छा है उसे जीवन में उतार ही लेना, बात वहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब रूपांतरण ही हो गया तो डेटा भीतर जाएगा ही नहीं, फिर आपको सार भी याद रखने की क्या आवश्यकता। एक बार पढ़ने समझने की यह कला सीख ले, फिर कोई चिंता नहीं। चाहे जितना ज्ञान बटोर ले, ज़्यादा डेटा कंप्यूटर में घुसेंगे ही नहीं, हार्ड डिस्क भरेगी ही नहीं। क्योंकि फिर आप पढ़ लिख कर डेटा एकत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि चारों ओर सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं, और जो अच्छा लग रहा है उसे अपनाते भी जा रहे हैं और उस अनुसार स्वयं को बदलते भी जा रहे हैं। सोचो, अब इस प्रक्रिया में ज़्यादा डेटा डालने की नौबत आए भी तो कैसे। साथ ही यह भी कल्पना करो कि इस प्रक्रिया से ज्ञान बटोरने पर आपका व्यक्तित्व किस कदर निखर जाएगा। और तीसरी बात यह कहूँ तो मन की हार्ड डिस्क करप्ट होने से बचाने का एक अन्य उपाय यह भी है कि लोगों की बातों को, लोगों के नज़रिए को तथा अकारण बात बात में जानकारियाँ बटोरने वालों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं। अब मनुष्य जीवन में तो भीड़ में तो रहना ही पड़ता है, और दिन ब दिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान होती चली जा रही है। आपस में बैठकर निर्दोष मजाक मस्तियाँ करना या सही हंसी ठिठोली करना तो सब मानो भूल ही गए हैं। बस व्यर्थ की जानकारियाँ झाड़ झाड़ के एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। माना आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते, परंतु उन बातों को नज़रअंदाज कर अपनी हार्ड डिस्क में उनको सेव होने से तो आप बचा ही सकते हैं। और अपना जीवन निखारना चाहते हो तो यह कला तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि आजकल मनुष्य की बढ़ती परेशानियों की जड़ काफ़ी हद तक व्यर्थ की गंभीर चर्चाएं और अकारण की गॉसिपिंग या जानकारियां बटोरना भी है ही। अपने क्षेत्र में डटे रहने से आपके मनोरूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कभी करप्ट नहीं होती। अब कुछ लेना देना नहीं तो भी हार्ट अटैक कैसे आते हैं और किन किन हालातों में आते हैं कि चर्चा छेड़ देते हैं। यह समझते ही नहीं कि ऐसा कोई उटपटांग डेटा आपके भीतर टाइम में घुसा नहीं कि आपके टाइम में ने स्पेस में उससे आपकी दूरी घटाई नहीं। आज के बाद गौर करना, जो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा जानकारी रखते हैं और उन प्राप्त की जानकारियों के अनुसार पूरी एहतियात भी बरतते हैं, वे ही ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं। कहने का तात्पर्य एहतियात बरतना अपनी जगह है, परंतु गंभीर होकर यदि हार्ड डिस्क में डेटा डालोगे तो वह डाला गया डेटा तो अपना कमाल दिखाएगा ही। सो बिन ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज कर ही आप अपनी मनरूपी हार्ड डिस्क सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं इस संदर्भ में एक और बात ध्यान रखना कि दुनिया में दो तरीके के ज्ञान उपलब्ध हैं। एक है साइकोलॉजिकल ज्ञान व दूसरा है एजुकेशनल ज्ञान। 1000 में से 999 तरह के ज्ञान एजुकेशनल ज्ञान हैं, जो जानकारियां तो 1000 देते हैं पर राह एक नहीं सुझाते। उनसे बेमतलब बैठे बिठाए आपकी हार्ड डिस्क में व्यर्थ के डेटा घुसते चले जाते हैं। दूसरी ओर साइकोलॉजिकल ज्ञान की बात करूं तो एक तो उससे अकारण के डेटा उत्पन्न ही नहीं होते, ऊपर से उसकी दूसरी विशेषता यह भी होती है कि वह आपकी हार्ड डिस्क की अस्त व्यस्त हो गई प्रोग्रामिंग को ठीक तक करने की क्षमता रखती है। यही बात अलग तरीके से दोहराऊं तो साइकोलॉजिकल बातें आप चाहें जितना भी पढ़ या सुन लेंगे, उनसे आपको हार्ड डिस्क में डेटा तो नहीं ही जाएंगे। साथ ही वे बातें आपके पुराने डले फिजूल के डेटा को डिलीट करने में भी आपकी सहायता करेंगी। परंतु दुर्भाग्य से विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी साइकोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य पिछड़ा ही रह गया है। न तो धर्मशास्त्र ही श्रेष्ठ साइकोलॉजी उपलब्ध करवा पा रहे हैं और न ही साइकोलॉजी के अभ्यास की किताबें ही मन की गहराई पर चोट कर उसे दुरुस्त करने वाली सिद्ध हो रही है।
अभी मैं अपने बाबत इतना बता रहा हूँ, परंतु इससे आप चाहकर भी अपनी हार्ड डिस्क में कोई विशेष डेटा नहीं डाल पाएंगे। जो बात समझ आएगी उसे अमल में रखने का प्रयास करेंगे और जो समझ नहीं आएगी उसका मनन करेंगे। बात समाप्त। परंतु चूंकि आपके स्कूल कॉलेज की तमाम शिक्षाओं का आधार साइकोलॉजी न होकर एजुकेशन है, इसलिए वे आपकी हार्ड डिस्क को ओवरलोड करती चली जाती हैं। यही कारण है कि अपनी रुचि के क्षेत्र को छोड़कर जनरल पढ़ाई करने वाले जीवन में कभी कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। आप अपना 5000 वर्ष का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि सारे क्षेत्रों के सर्वोच्च शिखर पर खाली हार्ड डिस्क वाले लोग ही विराजमान हैं। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि जब तक अति आवश्यक न हो एजुकेशनल नॉलेज से बचना, तथा वहीं दूसरी तरफ अच्छी साइकोलॉजी को खूब पढ़ना। अच्छी साइकोलॉजी का अर्थ ही है कि जो आपके जीवन में मेरी गति को बढ़ा दे, जबकि एजुकेशनल नॉलेज वह है जो आपके भीतर मेरी गति मंद कर दे। एजुकेशनल नॉलेज तो उसी क्षेत्र का काम का है जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हो। बाकी के एजुकेशनल नॉलेज फिर चाहे वह किसी भी रूप या नाम पर दिया जा रहा हो, परंतु सत्य यही है कि उससे बड़ा दुश्मन मनुष्य का दूसरा कोई नहीं। यदि आपको स्पेस में रस है और एस्ट्रोनॉमी में आगे भी बढ़ना है तो आपको उससे संबंधित तमाम बातें पढ़नी व समझनी ही होगी। लेकिन उस हालत में अन्य विषयों का बेमतलब का ज्ञान बटोरना आपके लिए सिर्फ जहर ही साबित होगा। हाँ, यह बात अलग है कि आपकी प्रज्ञा ही इस कदर निखर जाए कि आप एक नहीं 50 चीज़ें समझने की क्षमता पालें, तब तो कोई हर्ज नहीं। चलो छोड़ो, यह तो 100-200 में से एक आध के बाबत बात हुई। अभी तो आपको इन तमाम मुसीबतों से बचने का एक प्राइमरी और सटीक उपाय और बताऊं तो सबसे पहले आपको दृढ़तापूर्वक अपने कंप्यूटर का ऑपरेटर स्वयं बनना होगा। अर्थात जो बात आपको अपने मनरूपी कंप्यूटर में डालनी ठीक नहीं जान पड़ती, वह किसी कीमत पर किसी दूसरे द्वारा नहीं डाली दी जानी चाहिए। जो बात आपको अपनी समझ से अपने जीवन हेतु ठीक नहीं मालूम पड़ती, वह किसी ने भी क्यों न कही हो, भीतर जानी ही नहीं चाहिए। यदि गैलीलियो ने बाइबल की बात भीतर जाने दी होती तो वह कभी न पता लगा पाता कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। अतः यदि आपको वाकई जीवन सफल बनाना है तो जमाने भर की संदेह से भरी बातों व ज्ञान को नज़रअंदाज करना आपको हर हाल में सीखना ही होगा। और इस हेतु आपको एक बात तो अपने जहन में अच्छे से बिठा ही लेना होगा कि जानकारियाँ, ज्ञान, सुझाव या समझाइश कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है। यह सब पाने की कीमत आपको अपनी हार्ड डिस्क करप्ट कर चुकानी पड़ रही है, और शायद इससे महंगा सौदा मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। अतः आपने अपने एक कंप्यूटर के जो हजारों कीबोर्ड बाजार में फैला रखे हैं, उन्हें समेटना होगा। एक कंप्यूटर का एक ही कीबोर्ड होता है और वह मालिक के कंट्रोल में होता है। चलो, ये सारी बातें तो उस बाबत हुई कि आपको आगे से कैसे अपनी हार्ड डिस्क को भरने से बचाना है, परंतु असली सवाल यह कि जो पुरानी भरी पड़ी है उसका क्या कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यदि वाकई आपको अपने विश्व बचाने की व संवारने की इतनी इच्छा हो रही है तो उसके भी उपाय बताऊंगा। लेकिन यह वही समझ पाएगा जो पहले यह अच्छे से समझ चुका हो कि उसके विश्व का निर्माण भी उसे ही करना होता है और उसे संवारने की जवाबदारी भी उसी की होती है। जिसे यह यकीन हो चला हो कि दूसरे किसी को उसके विश्व में दखल अंदाजी का रत्ती भर अधिकार नहीं, वही इस यात्रा पर आगे बढ़ सकता है।
और साथ ही उसे यह भी अच्छे से जहन में बिठा लेना होगा कि उसके विश्व का अंजाम मेरी गति ही तय करती है। मेरी गति तेज तो उसका विश्व बेहतर, मेरी गति मंद तो उसका विश्व तहस नहस। अतः चिंता उसे अपने मनरूपी समय की गति तेज करने की ही करनी होगी। और जहाँ तक पुराने गहरे में छिपे डेटा डिलीट करने के उपायों की बात है, तो उस हेतु आपको पहले मेरे अन्य कई रहस्य समझने होंगे। पहले बारी बारी से वे समझाऊंगा, फिर सही वक्त आने पर पुराने डेटा डिलीट कैसे करना वह भी बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।